नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है, यानी कि धातु और अधातु। सोचिए, ये हर जगह है, बड़े बड़े पुलों से लेकर उस हवा तक जिसमें हम सांस लेते हैं। तो चलिए आज इनके रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक पुल में जो लोहा लगा है और हवा में जो ऑक्सीजन है, हम सब जानते हैं कि ये अलग हैं, पर असल में इन्हें अलग क्या बनाता है? बात सिर्फ दिखने की नहीं है, जवाब छिपा है इनके अंदर, इनके केमिकल नेचर में। तो आज के सफर में हम देखेंगे कि इनमें फर्क क्या है, ये दिखते कैसे हैं, इनका केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, और हाँ, इनसे हम और बेहतर चीजें कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम इन एलिमेंट्स के दो बड़े परिवारों से मिलेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और ये समझेंगे कि केमिकल लेवल पर इनमें क्या फर्क है। देखिए, केमिकल लेवल पर ना ये सब लेन देन का खेल है। मेटल्स कह सकते हैं कि ये बड़े दानी होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देते हैं। और नॉन मेटल्स वो लेने में यकीन रखते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद है। बस यही एक छोटा सा नियम है जो इनकी पूरी केमिकल स्टोरी को तय करता है। अच्छा, तो केमिकल नेचर तो समझ आ गया। अब जरा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं, मतलब वो गुण जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिनसे इन्हें पहचानना आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है चमक। मेटल्स में जब वो प्योर होते हैं तो एक खास तरह की शाइन होती है, जिसे मेटालिक लस्टर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स ज्यादातर डल यानी चमकहीन होते हैं। हाँ, साइंस है तो एक्सेप्शन तो होगा ही, जैसे आयोडीन, जो एक नॉन मेटल होकर भी चमकीला होता है। अगला गुण है इनका लचीलापन। मेटल्स को पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है और खींचकर पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। सोना तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन नॉन मेटल्स, अगर वो सॉलिड हैं तो ब्रिटल होते हैं, मतलब जरा सा दबाव पड़ा और टूट गए। तो कुल मिलाकर देखें तो मेटल्स गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ज्यादातर सॉलिड और हार्ड होते हैं और टकराने पर एक बजने वाली आवाज करते हैं। और नॉन मेटल्स वो ठीक इसके उलट होते हैं, और हाँ, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों रूपों में मिल सकते हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं केमिकल बिहेवियर की ज्यादा पेचीदा और मजेदार दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं। इसे समझने के लिए एक जबरदस्त टूल है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये असल में मेटल्स की एक पावर रैंकिंग है, एक लिस्ट जो बताती है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना ताकतवर है। जो लिस्ट में सबसे ऊपर, वो सबसे पावरफुल। ये सीढ़ी देखिए, सब साफ हो जाएगा। सबसे ऊपर है पोटेशियम, इतना रिएक्टिव कि ठंडे पानी में भी आग लगा दे। थोड़ा नीचे आए तो मैग्नीशियम है, जिसे गर्म पानी चाहिए। और लोहा, वो सिर्फ भाप से रिएक्ट करता है। और फिर सबसे नीचे हैं कॉपर और गोल्ड, जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता। तभी तो सोने के गहने हमेशा नए जैसे चमकते रहते हैं। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इसका सबूत मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। मतलब अगर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए तो ज्यादा ताकतवर वाला कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। ये एक तरह की केमिकल कुश्ती है। ठीक है, तो अब हम मेटल्स के बिहेवियर को समझने लगे हैं, तो अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ, कि आखिर हम इन मेटल्स को जमीन से, उनकी नेचुरल फॉर्म से बाहर कैसे निकालते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी, यानी धातु कर्म। ये वो साइंस है जो हमें चट्टानों यानी ओर्स से प्योर मेटल निकालना सिखाती है। और यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज फिर से हमारे काम आती है। जो मेटल्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, उन्हें निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जो बीच में है, उन्हें कार्बन के साथ गर्म करके निकाल लिया जाता है। और जो सबसे कम रिएक्टिव हैं, जैसे सोना, वो तो अक्सर नेचर में प्योर फॉर्म में ही मिल जाते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम देखेंगे कि हम मेटल्स को और बेहतर कैसे बनाते हैं और उन्हें खराब होने से कैसे बचाते हैं। मेटल्स का एक बहुत बड़ा दुश्मन है संक्षारण, यानी करोजन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल अपने आसपास के माहौल, जैसे हवा और नमी, से रिएक्ट करके धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लोहे में जंग लगना तो हम सब ने देखा ही है, ये इसका सबसे आम एग्जाम्पल है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे लड़ने के हमारे पास कई तरीके हैं। पेंट या तेल लगाने जैसे आसान उपायों से लेकर गैल्वेनाइजेशन जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स तक, जिसमें लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। इन तरीकों से हम मेटल्स को लंबे समय तक बचा सकते हैं। मेटल्स को और भी बेहतर बनाने का एक और कमाल का तरीका है अलॉयज बनाना। इसमें बस 2 या ज्यादा मेटल्स को या एक मेटल और एक नॉन मेटल को पिघलाकर मिला दिया जाता है। इससे एक नया मटेरियल बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले से कई ज्यादा बेहतर होती हैं। स्टेनलेस स्टील इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, प्योर आयरन थोड़ा नरम होता है और उसमें जंग भी लग जाता है, पर जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं, बन जाता है स्टेनलेस स्टील, जो मजबूत भी है और जिस पर जंग भी नहीं लगता। हमारे किचन के ज्यादातर बर्तन इसी के तो बने होते हैं। और पता है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ याद है, कुतुब मीनार के पास? वो 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी उस पर जंग नहीं लगा है। ये हमारे प्राचीन भारतीय मेटल वर्कर्स के कमाल के स्किल को दिखाता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कोरोजन की समझ कितनी पुरानी है। तो फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। एलिमेंट्स के 2 परिवार हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन कितना ताकतवर है, और अलॉयज बनाकर हम इन मटेरियल्स को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और भी बेहतर बना लेते हैं। इसी नॉलेज की वजह से आज हम स्मार्टफोन से लेकर स्पेसक्राफ्ट तक सब कुछ बना पा रहे हैं। पर यह हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है कि एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज की हमारी इस समझ के दम पर वो अगला रेवोल्यूशनरी मटेरियल क्या होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगा। इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।